नमस्कार विद्यार्थियों, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र नाटक एवं एकांकी में नाटक हमारा कोणार्क नाटक है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। नाटक का नाम है कोणार्क और कोणार्क नाटक का हम आज तात्विक विवेचन करेंगे, अर्थात तत्वों के आधार पर विवेचन वर्णन करेंगे, व्याख्या करेंगे। जैसा कि मैंने पूर्व वीडियो में बताया कि नाटक के कुछ तत्व होते हैं जिनमें कथा वस्तु है, पात्र एवं चरित्र चित्रण है, संवाद योजना है, भाषा एवं शैली है, देश काल व वातावरण है, उद्देश्य व रंगमंचीयता है और इसके अलावा एक और छूट रहा है, अभिनय। अभिनेता, ये 8 इसके तत्व होते हैं और इन तत्वों के आधार पर अपन इसका विवेचन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कथा वस्तु। कथा वस्तु के बारे में बात करेंगे कि जो कोणार्क नाटक है इसका कथा वस्तु क्या है। सबसे पहले हम इसके लेखक का नाम बता देते हैं कि कोणार्क नाटक जगदीश चंद्र माथुर जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है और इसकी जो कथा वस्तु है वो ऐतिहासिक है। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किस प्रकार से हुआ और इसमें निर्माण में क्या क्या संघर्ष करने पड़े जो मुख्य पात्र हैं, और इसमें ऐतिहासिक घटना को मुख्य कथा बनाया गया है। कोणार्क जो मंदिर है उसकी कथा का इसमें वर्णन है और ऐतिहासिक इसकी कथा वस्तु है। कथा वस्तु कई प्रकार की हो सकती है, ऐतिहासिक भी होती है, राजनीतिक भी होती है, धार्मिक भी होती है। इसकी कथा वस्तु ऐतिहासिक है। और कोणार्क मंदिर जो उड़ीसा का प्राचीन नाम इसमें उत्कल बताया है और इसमें उसके निर्माण के दौरान उसके जो महाशिल्पी विशु है उसको क्या क्या संघर्ष करने पड़ते हैं वो इसमें बताया गया है। तो इसकी कथा वस्तु क्या है? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक इसकी कथा वस्तु है। अब बात करेंगे हम पात्र एवं चरित्र चित्रण। दोस्तों, कई लोग पात्र व चरित्र चित्रण को एक ही मान लेते हैं, लेकिन ये दोनों चीजें अलग हैं। पात्र एवं चरित्र चित्रण, पात्र अर्थात व्यक्ति, चरित्र चित्रण उसका व्यक्तित्व है। कोई भी व्यक्ति होता है तो व्यक्ति और व्यक्तित्व दोनों अलग अलग है, उसी प्रकार पात्र एवं चरित्र चित्रण भी अलग अलग है। तो माथुर जी ने अपने नाटक में, कोणार्क नाटक में जो उनके पात्र हैं उनके स्वभाव के अनुसार ही उनका चरित्र चित्रण किया है। बात करें अगर इनके पात्रों की तो कोणार्क नाटक में कुल 12 पात्र हैं, पुरुष पात्र, इसमें स्त्री पात्र नहीं है। और स्त्री पात्र का अगर कहीं पे वर्णन है तो वो उपसंहार में वर्णन किया गया है। उपसंहार में 2 महिलाओं का विधान नाटककार ने किया है, जिनमें से एक का नाम सारिका है जो विशु की प्रेसी रहती है। 12 पात्रों में जिनमें राजीव, महेंद्र, वर्मन, गजाधर, प्रतिहारी, सैनिक, सौम्य, श्रीदत्त आदि आते हैं। और इसके मुख्य पात्र
विशु धर्मपद जो इसका पुत्र अंतिम कथा में इसका पुत्र निकलता है। ये दोनों ही बहुत ही शिल्पी हैं और सौंदर्य के चित्रे हैं, सौंदर्य प्रेमी हैं। विद्रोह की भावना इन दोनों के मन में रहती है और क्रांति की भावना से हमेशा जागरूक करते रहते हैं। तो इस प्रकार इनमें 12 पात्र हैं, पुरुष पात्र हैं, जिनमें कुछ गौण पात्र है, कुछ मुख्य पात्र हैं। तो मुख्य पात्र इसमें विशु और धर्मपद है। इसके अलावा भी जैसे इसमें जो इस नाटक का जो एक तरह से खलनायक कह सकते हैं, वो इसमें चालुक्य है राजा, और इसके अन्य एक और पात्र हैं नरसिंह देव, जो उड़ीसा में एक मंदिर बनवाते हैं और उसका नाम कोणार्क है। कोणार्क मंदिर इन्हीं की योजना से बनते हैं और इस कोणार्क मंदिर का महाशिल्पी विशु होता है। चालुक्य और नरसिंह देव जनता की भलाई करने वाला है। ये दोनों परस्पर विरोधी हैं, इनका चरित्र अलग अलग है। इन चरित्र के विरोधी हैं ये दोनों। एक जनता की भलाई चाहता है राजा नरसिंह देव, दूसरी तरफ चालुक्य उसके राज्य को हड़पना चाहता है, उत्तराधिकारी बनना चाहता है उसका, और जो मंदिर बन रहा है उसको भी वो रोकना चाहता है। पूरे नाटक में संघर्ष का केंद्र चालुक्य को दिखाया गया है। इस प्रकार विशु, धर्मपद, सौम्य, श्रीदत्त, नरसिंह देव, चालुक्य कुल 5 पात्रों में ही चरित्र व व्यक्तित्व डाला गया है। इसमें 12 पात्र हैं, जिनमें से प्रमुख रूप से 5 पात्र ऐसे हैं जिनमें चरित्र चित्रण और व्यक्तित्व डाला गया है, जिनमें विशु है, धर्मपद है, सौम्य, श्रीदत्त, नरसिंह देव व चालुक्य। ये कुल 5 पात्र है जिनमें व्यक्तित्व डाला गया, चरित्र व व्यक्तित्व डाला गया है। अब बात करेंगे हम संवाद योजना अर्थात डायलॉग, कथोपकथन भी बोलते हैं, जो कोणार्क नाटक में कैसे कैसे डायलॉग, कथोपकथन या संवाद कैसे कैसे हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नाटककार ने अर्थात माथुर जी ने पात्र, स्थिति, कथ्य, रंग तत्व अर्थात रंगमंच की दृष्टि से भाषा का सफल सृजनात्मक प्रयोग किया गया है। इन्होंने पात्रों के अनुकूल, स्थिति के अनुकूल और वह कहानी के अनुकूल व रंगमंच की दृष्टि से संवाद योजना का निर्माण किया है, संवादों का प्रयोग किया है। कहीं कहीं संवादों में सूचना प्रदान की गई है और रंगमंच के अनुकूल लंबे लंबे संवादों की अपेक्षा छोटे छोटे संवादों में इन्होंने वार्तालाप करवाया है। एक दो उदाहरण देखते हैं संवादों के। जैसे विशु का एक ये संवाद है, कुछ पूछते हुए कि एक 16 वर्ष के किशोर ने, राजीव जो इसमें गौण पात्र है उससे बात करता है। विशु जो कोणार्क मंदिर का महाशिल्पी है, वो उससे बात करता है कि एक 16 वर्ष के किशोर ने, राजीव मैं उससे मिलूँगा, कुछ कार्य किया जो कोणार्क मंदिर में जो शिखर है उस पे कलश का निर्माण करने के लिए एक व्यक्ति तैयार होता है अर्थात धर्मपद, और उसके आश्चर्य से विशु आश्चर्यचकित होकर के एक 16 साल के बच्चे ने या लड़के ने ऐसा कार्य करने के लिए हामी भी भरी है, तो राजीव मैं उससे मिलूँगा। तो विशु उससे मिलना चाहता है। अगले कुछ उदाहरण देखिए। संवाद चरित्र चित्रण नाट्य गति को बढ़ाने में सक्षम है, और जो इसके संवाद है नाटक के, वो चरित्र चित्रण करने में सक्षम है, वह नाट्य गति को बढ़ाने में भी सक्षम है। राजीव का कथन है
हाँफते हुए राजीव आता है। आचार्य महामात्य चालुक्य आ रहे हैं, विशु से कह रहे हैं, और विशु, सौम्य और धर्मपद तीनों चौंकते हैं, आश्रय के साथ बोलते हैं चालुक्य। फिर उसके बाद में विशु का कथन आता है, संवाद। चालुक्य प्रश्नवाचक है, यहाँ आ रहे हैं बिना पूर्व सूचना दिए, अर्थात बिना सूचने के, तो अर्थात ये जो संवाद है ये पाठकों में रोचकता, रोमांच और रहस्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है इनको, और पाठकों को आकर्षित करने में सक्षम है। अब बात करेंगे हम भाषा शैली, भाषा एवं शैली के बारे में कि माथुर जी की भाषा कैसी है, शैली किस प्रकार की है। माथुर जी की जो भाषा है वो छायावाद की अभिव्यक्ति की आकांक्षा एवं भाव प्रवणता, वाग्मिता और अलंकरण की प्रवृत्ति है। अर्थात जिस प्रकार से छायावादी कवियों ने भाषा का प्रयोग किया है, वैसे ही माथुर जी ने भी अपने नाटकों में छायावादी प्रवृत्ति को अपनाया है, छायावादी अलंकारिकता को अपनाया है। और दूसरी प्रवृत्ति, इनकी दूसरी प्रवृत्ति है यथार्थ का आग्रह। इन्होंने यथार्थ को भी चित्रित किया है अपनी भाषा में, अर्थात इनकी भाषा के दो रूप देखने को मिलते हैं। एक और तो छायावाद के कवियों की भांति वो अलंकारिक भाषा का प्रयोग करते हैं, और दूसरी ओर यथार्थ का चित्रण करते हैं। इनकी भाषा में अन्य भाषाओं के शब्द भी मिलते हैं, उर्दू, फारसी। देखिए उर्दू के उदाहरण देखिए, मुफ्तखोर, जिम्मा, गजब, मजदूर, बेताबी, गायब आदि कुछ शब्द आए हैं नाटक में। और तत्सम शब्द देखिए, निर्निमेष, समीचीन, पुष्पाव्रत, कामिनी, तरुसी कंपन, अभिरुचि, वातास, द्विगुणित, ये तत्सम शब्द है जो नाटक में नाटककार के द्वारा प्रयुक्त किए गए हैं। श्री गोविंद चातक इनकी भाषा के बारे में चर्चा करते हुए बताते हैं कि विषय वस्तु, चरित्र, स्थिति, नाटकीय व्यंग और रंग तत्व के बीच में माथुर की, अर्थात माथुर जी की नाट्य भाषा के कई रंग उभरते हैं। अर्थात विषय वस्तु, जो नाटक की विषय वस्तु है, अर्थात कहानी, कथा, चरित्र, स्थिति, नाटकीय व्यंग और रंग तत्व के बीच माथुर जी की नाट्य भाषा के कई रंग उभरते हैं। अर्थात उनकी भाषा रंगमंच पर कई रूप ले लेती है। कोणार्क में शिल्पगत नए प्रयोग किए गए, और शैली के बारे में कुछ विद्वानों के मानना है कि इसमें नए प्रयोग किए गए हैं, और कुछ विद्वान इसको हिंदी का पहला नया नाटक भी मानते हैं। और इस नाटक में मानवीय अंतर्द्वंद्व और समाज का आंतरिक संघर्ष दिखाया है। एक और समाज में राजा और उसका सामंत चालुक्य, इन दोनों के बीच में संघर्ष दिखाया है। एक और इसमें मानवीय अंतर्द्वंद, धर्मपद विशु के अंतर्द्वंद, मन के अंतर्द्वंद को दिखाया है। तो इस प्रकार शैली के प्रयोग के आधार पर इसमें नए प्रयोग किए गए हैं। अब हम बात करेंगे देश काल व वातावरण। नाटक का देश काल कैसा है, वातावरण कैसा है। नाटक का देश काल प्राचीन भारत से लिया गया है, और इसमें सामंत व राजा का संघर्ष दिखाया गया है। सत्ता के लिए एक दूसरे से संघर्ष करने की स्थितियों का वर्णन किया है, और नाटक में वैमनस्यता का वातावरण दिखाया गया है, एक दूसरे से ईर्ष्या का भाव दिखाया गया है। वहीं इस नाटक में इतिहास के सहारे, अर्थात इसमें कथा वर्णन के सहारे
समकालीन परिस्थितियों का चित्रण किया है। समकालीन रीति रिवाज, संस्कृति, वेशभूषा, भाषा आदि का इसमें प्रयोग किया गया है, जिसमें समकालीन कैसी परिस्थितियाँ थी, कैसा वातावरण था, कैसा रहन सहन था, कौन सी संस्कृति थी, ये सारा इस नाटक में दिखाया गया है। और देश काल में वातावरण की दृष्टि से भी ये नाटक सफल कहा जा सकता है। अगला हम बात करेंगे नाटक का उद्देश्य क्या है। किसी भी नाटककार, किसी भी कथाकार, किसी भी रचनाकार का कोई भी रचना करने का उद्देश्य होता है। यहाँ पर माथुर जी का एक उद्देश्य ये रहा होगा कि वो ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं, वो टूटी भूली जो कड़ियाँ हैं, उनको जोड़ने का उद्देश्य रहा होगा कि इस नाटक के माध्यम से जो कोणार्क मंदिर है उसकी कथा के माध्यम से इतिहास में उसको जोड़ने के बारे में बताया है। और उड़ीसा का नाम इसमें उत्कल बताया है, जो उड़ीसा का पूर्व नाम है। और इसमें नाटककार ने इतिहास से जोड़ने के लिए इस कथा का वर्णन किया है इसमें, और इसका उद्देश्य प्रदर्शित करने के लिए एक विद्वान सुंदरलाल जी कथुरिया कहते हैं कि इसे विद्रोह और प्रतिशोध की नाटकीय अभिव्यक्ति मानते हैं। अर्थात कोणार्क नाटक के उद्देश्य के बारे में चर्चा करते हुए सुंदरलाल कथुरिया जी कहते हैं कि इसे अर्थात कोणार्क नाटक को विद्रोह और प्रतिशोध की नाटकीय अभिव्यक्ति मानते हैं। इस प्रकार ये उद्देश्य रहा। अब है रंगमंचीयता, अर्थात रंगमंच नाटक का एक अनिवार्य तत्व है। रंगमंच के बिना नाटक खेला नहीं जा सकता, नाटक किया नहीं जा सकता। और इस नाटक में भी बहुत सारे संकेत दिए गए हैं, ध्वनि के संकेत दिए गए हैं, और जैसे ध्वनि से संबंधित अनेक रंग निर्देश दिए गए हैं नाटककार के द्वारा। और इसमें प्रकाश के माध्यम से नाटककार ने कोणार्क के पिछले हिस्से का कुछ हिस्से की झलक दिखाई है प्रकाश के माध्यम से द्वारा। इस प्रकार इसमें रंगमंचीयता के भी गुण हैं कोणार्क नाटक में, और रंगमंच की दृष्टि से भी एक सफल नाटक कहलाया जा सकता है। आकार में छोटा है और प्रदर्शित करने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता। अगला है अभिनेता की दृष्टि से भी ये बहुत ही अच्छा नाटक है। इसमें वेशभूषा, भाषा और सात्विक अभिनय, जैसे मैंने पूर्व वीडियो में बताया कि अभिनय 4 प्रकार का होता है, कायिक, वाचिक, आहार्य व सात्विक। इन चारों अभिनय की दृष्टि से ये नाटक सर्वश्रेष्ठ तो नहीं कह सकते, लेकिन एक सफल नाटक कहा जा सकता है। और रंगमंच पे इसको अभिनेताओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। और अगला इसका है उपसंहार। इस नाटक में अंतिम जो तत्व है वो है उपसंहार। उपसंहार में उस नाटक का निष्कर्ष आ जाता है। उपसंहार में ही, जैसे मैंने पूर्व में बताया कि इसमें 12 पात्र है, लेकिन स्त्री पात्र नहीं है। लेकिन उपसंहार में उन्होंने, नाटककार ने 2 स्त्रियों का वर्णन किया है, जिनमें से एक का नाम सारिका है, जो विशु की पूर्व प्रेयसी रही है, और उसी का पुत्र धर्मपद है। उपसंहार में कोणार्क मंदिर के पृष्ठभूमि का वर्णन है, वह विशु व चालुक्य का संघर्ष दिखाया है। किस प्रकार से चालुक्य कोणार्क मंदिर को बनने से रोकना चाहता है, और किस प्रकार विशु उससे संघर्ष कर कोणार्क मंदिर को पूर्ण करवाने की कोशिश करता है।
और जब समस्या आती है उसके शिखर पर कलश रखवाने की, तो एक नवयुग जिसका नाम धर्मपद है, जो अंत में उसका विष्णु का पुत्र ही निकलता है, वो इसके लिए, इस कार्य के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार ये इस पूरे नाटक में कोणार्क जो मंदिर है उसके आसपास की कथा ही आती है, और कोणार्क मंदिर के साथ साथ सत्ता संघर्ष, अंतर्द्वंद संघर्ष और विद्रोह के कुछ दृश्य भी दिखाए गए हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।